नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कोरोना वायरस के महासंकट के कारण इस बार भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, एक नोटिस चस्पा करके कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है। सूबे के मुखिया धामी ने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कांवड़ियों के प्रवेश पर बैन लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ कांवड़िए चकमा देकर हर की पौड़ी तक पहुंच गए, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पहुंचकर करीब 14 कांवड़ियों ने बम बम भोले के नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। इन 14 लोगों के अलावा पुलिस ने 2 दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया है, जो कि कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ सामान बेच रहा था। आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी पर एक्शन लिया गया। साथ ही गिरफ्तार किए गए कांवड़ियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। बताते चले कि कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने आधिकारिक रूप से कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। ऐसे में इस दौरान कांवड़ ले जाना, उससे जुड़े कोई कार्य करने पर रोक रहेगी। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी कांवड़िए हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे। स्थानीय सीओ सिटी अभय सिंह ने बताया है कि बैन के बावजूद भी आज हर की पौड़ी पर कुछ लोगों के द्वारा नियम तोड़ने का प्रयास किया गया। 14 व्यक्ति जो कांवड़ियों की वेशभूषा में थे और नारे लगा रहे थे, जिनको हमारे द्वारा पकड़ लिया गया है। अभय सिंह ने बताया, इस बारे में जो लोग कांवड़ की सामग्री बेचेंगे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इसको लेकर लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। कोरोना संकट को देखते हुए उत्तराखंड के अलावा दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत सभी अन्य सरकारों ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। लोग शिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में पूजा कर पाएंगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। तो उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट की 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे 31 जुलाई शनिवार को जारी किए जाएंगे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से 10वीं और 12वीं के नतीजे सुबह लगभग 11 बजे के आसपास घोषित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे उत्तराखंड बोर्ड के कार्यालय में नतीजे घोषित करेंगे। छात्रों के 9वीं, 10वीं और 11वीं के अंकों को देखकर परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। परीक्षाफल से असंतुष्ट छात्र 1 महीने के अंदर आवेदन कर सकते हैं। परिस्थितियां अनुकूल होने पर उनकी परीक्षा कराई जाएगी। बताते चले कि इस साल हाई स्कूल में 1,48,350 और इंटरमीडिएट में 1,22,198 छात्र परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। मार्च अप्रैल में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड विद्यालय परिषद ने परीक्षाएं रद्द कर दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी अब पूरे दमखम के साथ उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फ्री बिजली देने के बाद सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड में अगर सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक वे फ्री बिजली देंगे। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करा रही है जो मुफ्त में बिजली पाना चाहते हैं। आपके मुताबिक 7 दिनों के भीतर 1,39,000 लोगों ने उत्तराखंड में फ्री बिजली का रजिस्ट्रेशन किया है। आम आदमी पार्टी ने इन सभी लोगों को एक गारंटी कार्ड भी सौंपा है। विधानसभा चुनाव के लिए टीम अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी संख्या में लोगों के आने से उत्साह देखने को मिल रहा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा लोग पार्टी के साथ जुड़ेंगे। मुफ्त बिजली अभियान के जरिए आपकी कोशिश है कि उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में भी हर घर तक पहुंचा जा सके। इस अभियान के तहत 10,000 कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को मुफ्त बिजली योजना से जोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली की रणनीति पर कार्यकर्ताओं का पूरा फोकस है। ऐसा हो सकता है कि अब राज्य की सियासत में फ्री बिजली पर जमकर सियासत होगी। आपके 10,000 कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों को फ्री बिजली के फायदे समझाएंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने कहा, अरविंद केजरीवाल की ओर से 300 यूनिट मुफ्त बिजली घोषणा के बाद उत्तराखंड की जनता ने बेहद उत्साह देखा है। इसी के तहत पार्टी द्वारा शुरू फ्री बिजली गारंटी कार्ड अभियान के तहत पिछले 7 दिन में अब तक कुल 1,39,000 लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इन सभी लोगों को पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गारंटी कार्ड दिया जा चुका है। आपके इस रजिस्ट्रेशन अभियान से पूरे उत्तराखंड से लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी घर घर जाकर लोगों तक पहुंच बनाएगी और फ्री बिजली कार्ड को लेकर जनता को जागरूक करेगी। इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ 7 दिन में लोगों के जुड़ने से यह तो साफ हो गया कि राजनीतिक पार्टियां मुफ्त ऐलान से अपने समीकरण सीधे तौर से साधने पर साकार हो रही हैं।
तो उत्तराखंड में इन दिनों जबरदस्त बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। बारिश के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि देहरादून से सशस्त्र धारा को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क बारिश की वजह से पूरी तरीके से बह गई है, जिसकी वजह से करीब 4 से 5 हजार के करीब की आबादी पूरी तरीके से देहरादून से अब कट चुकी है। गौरतलब है कि सहस्त्र धारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और यहाँ निवास कर रहे सभी स्थानीय निवासी एकमात्र इसी पर्यटन स्थल की वजह से ही अपनी आजीविका चला पाते हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय से इस पुल को बनाने की बात चल रही है, लेकिन विभाग की अनदेखी की वजह से अभी तक यह तैयार नहीं हो पाया और यहां पहुंचने का जो एकमात्र रास्ता था वो भी पूरी तरीके से अब बर्बाद हो चुका है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मुश्किल ये है कि अभी यहाँ कोई मेडिकल की सुविधा भी नहीं है और जल्दी खाद्यान्न संकट भी खड़ा हो सकता है। उनका कहना है कि ऐसे में अगर कहीं किसी को मेडिकल से संबंधित कोई परेशानी हो गई तो आखिर वो कैसे पूरी होगी। मुश्किल ये भी कि हालात सिर्फ 12 घंटे की बारिश से हुए हैं और डर की बात ये कि मौसम का अलर्ट अभी 2 अगस्त तक जारी है। तो उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब अगले साल होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार हो चुकी हैं। चुनाव की जंग को फतेह करने के लिए बीजेपी के साथ आरएसएस भी सक्रिय हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष गुरुवार को पार्टी की चुनावी तैयारियों की थाह लेंगे। आपको बताते चले, प्रदेश संगठन के वरिष्ठ नेताओं के अलावा अलग अलग बैठक करेंगे। मिशन 2022 के रोड मैप पर संगठन की अब तक की प्रगति की जानकारी लेंगे, जबकि बुधवार को आरएसएस की समन्वय बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था। बीएल संतोष संगठन के पदाधिकारियों के अलग अलग बैठक ले रहे हैं। बैठक की शुरुआत सोशल मीडिया टोली बैठक से होगी। इसके अलावा 5 समूहों की एक अन्य बैठक होगी। बीजेपी सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ चर्चा करेगी। इस बैठक में पार्टी प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष, संगठन मंत्री और महामंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि पिछले दिनों रामनगर के चिंतन बैठक में तय हुए एजेंडे के अनुरूप अब तक किए गए कार्यों की प्रगति का बीएल संतोष आकलन करेंगे। वहीं बीजेपी की नजर राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर भी है। कांग्रेस ने हाल ही में प्रदेश संगठन से लेकर विधायक दल के नेता में बदलाव किया है। ऐसे में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष राज्य मुख्य विपक्षी दलों की तैयारियों में हो। उनके चुनावी मुद्दों और उन्हें नाकाम करने के लिए भाजपा के स्तर से उठाए जाने वाले विषयों और मुद्दों को लेकर विचार विमर्श करेंगे। कांग्रेस ने उत्तराखंड के चुनाव में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए एक प्रदेशाध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। साथ ही गढ़वाल से ही प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चुना गया। इसके राजनीतिक नफे नुकसान पर भी बीएल संतोष पार्टी नेताओं से फीडबैक ले सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय समिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव छाया रहा। सूत्रों के माने तो बैठक में आए सभी 35 संगठनों के प्रतिनिधियों को 2022 के विधानसभा चुनाव को केंद्र में रखते हुए अपने अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया गया। बेहद गोपनीय रखी गई इस बैठक में आरएसएस, बीजेपी और अन्य संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री, सदस्यों ने भाग लिया। प्रदेश भर से आए प्रतिनिधियों ने राज्य के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाए, जिन पर चर्चा हुई। बाबा रामदेव का तस्वीर अश्लील विज्ञापन पर दिखाने के मामले में पुलिस ने पतंजलि योगपीठ के विधिक अधिकारी की शिकायत पर वेबसाइट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आपको बताते चलें, विधिक अधिकारी का आरोप है कि इससे बाबा रामदेव और पतंजलि योगपीठ के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। विधिक अधिकारी का आरोप ये भी है कि एक वेबसाइट पर अश्लील सामग्री परोसी जाती है। इस वेबसाइट पर कथित उत्पादों के विज्ञापन पर बाबा रामदेव का फोटो अश्लील पंक्तियों के साथ लगाया जाता है, जबकि बाबा रामदेव एवं दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट का किसी भी प्रकार का वेबसाइट संचालकों से कोई भी संबंध नहीं। आरोपितों ने रामदेव और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। थाना प्रभारी संजीव थपलियाल ने बताया है कि अज्ञात वेबसाइट संचालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच शुरू कर दी गई। तो दूसरी तरफ भारतीय सेना सीमा पर दुश्मनों के साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित लांबागढ़ भूस्खलन जोन से भी जूझ रही है। गुरुवार रात को भारी बारिश के दौरान करीब 2 बजे लामबगड़ गदेरे में भारी मात्रा में मलबा आ गया था, जिससे हाईवे अवरुद्ध हो गया था। करीब 60 जवानों ने खुद ही हाईवे को खोलने का काम करना शुरू कर दिया। शुक्रवार को चीन सीमा क्षेत्र से सेना के जवान सेना के वाहनों से जोशीमठ की ओर आ रहे थे, लेकिन लामबगड़ में हाईवे बंद होने से वाहनों के पहिए थम गए। बीआरओ की कोई मशीन मौके पर न होने से सेना के करीब 60 जवानों ने खुद ही हाईवे को खोलने का काम शुरू कर दिया। जवानों ने लामबगड़ गदेरे में पत्थरों का भरान किया। बाद में मौके पर बीआरओ की 2 जेसीबी मशीनें भी पहुंच गई। बीआरओ के अधिकारियों ने जल्द हाईवे को सुचारू करने की बात कही। 2 जेसीबी मशीनें भी पहुंच गई। बीआरओ के अधिकारियों ने जल्द हाईवे को सुचारू करने की बात कही। बीआरओ के अधिकारियों ने जल्द हाईवे को सुचारू करने की बात कही। बीआरओ के अधिकारियों ने जल्द हाईवे को सुचारू करने की बात कही। बीआरओ के अधिकारियों ने जल्द हाईवे को सुचारू करने की बात कही। बीआरओ के अधिकारियों ने जल्द हाईवे को सुचारू करने की बात कही। बीआरओ के अधिकारियों ने जल्द हाईवे को सुचारू करने की बात कही। बीआरओ के अधिकारियों ने जल्द हाईवे को सुचारू करने की बात कही। बीआरओ के अधिकारियों ने जल्द हाईवे को सुचारू करने की बात कही। बीआरओ के अधिकारियों ने जल्द हाईवे को सुचारू करने की बात कही। बीआरओ के अधिकारियों ने जल्द हाईवे को सुचारू करने की बात कही। बीआरओ के अधिकारियों ने ज
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने में भी सहयोग करेगा। जानकारी है कि इसके लिए प्रदेश के 14,500 गांव में स्वास्थ्य रक्षक मित्र बनाए जाएंगे, जो गांव-गांव जाकर आपको बताते चले आमजन को संक्रमण के रोकथाम के लिए जागरूक भी करेंगे। देहरादून में गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक के दूसरे दिन प्रांत कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षक बैठक हुई थी। इसमें प्रांत स्तर पर संघ के कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य रक्षक मित्र बनाए जाने के संबंध में 4 अलग-अलग सत्रों में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान यह प्रांत कार्यवाह अनिल मित्तल, क्षेत्र प्रमुख धनीराम व डॉक्टर गीता खन्ना ने इस विषय में विस्तार से जानकारी साझा की। बताया गया है कि 7 अगस्त तक सभी जिलों और 15 अगस्त तक सभी ब्लॉक का प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा। योजना को साझा करते हुए बताया गया है कि अगस्त माह के अंत तक संघ द्वारा चिन्हित 756 न्याय पंचायत और 507 बस्तियों तक इस प्रशिक्षण को पूरा किया जाएगा। इसके बाद गांव-गांव जाकर आमजन को जागरूक किया जाएगा। तीसरी लहर आने की स्थिति में ये स्वास्थ्य रक्षक मित्र स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान देंगे। अपना उत्तराखंड में मौसम का जिक्र करेंगे। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 26-27 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था। माना जा रहा था कि अगले कुछ दिन राज्य के लिए संवेदनशील रह सकते हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की भी सलाह दी थी। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून जिले में अत्यंत भारी बारिश की अब आगामी आशंका है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट अब आगे के लिए जारी कर दिया गया है और आज यानी कि आपको बताते चले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।